नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट गोचर के बारे में तो बात करना चाहूंगा ही, मगर इसके साथ साथ प्रेजेंट गोचर के माध्यम से मैं कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर भी प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा जो प्रश्न बहुत समय से कह लीजिए या सदियों से ही कह लीजिए अनआंसर्ड है। कोई प्रयास ही नहीं करता ऐसे प्रश्नों को लेने का। आज की वीडियो में सबसे पहले हम प्रेजेंट गोचर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट गोचर है क्या। अब यहां पर दर्शकों मैं आपको एक रेफरेंस की बात बताना चाहता हूं। आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि मकर राशि में शनि और देवगुरु जुपिटर आ गए, दोनों की कंजंक्शन बन गई, बनी भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। अब आपको बहुत से रेफरेंसेस मिले हैं कि ये 800 साल के बाद ये अद्भुत गोचर आ रहा है। कोई कह रहा है 400 साल के बाद ये अद्भुत गोचर आ रहा है, कोई कह रहा है 40 साल के बाद। मतलब तो लोगों का प्रयास ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपके जनमानस को सेंसेशनलाइज कर दिया जाए, इस तरह बना दिया जाए कि पता नहीं देवगुरु जुपिटर और शनि के इकट्ठे होने से आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, आप बिल्कुल नए हो जाओगे। मगर आपका भी एक अनुभव है, सिर्फ मैं अपने अनुभव की बात नहीं कर रहा, आपका भी अनुभव है। आपने भी देखा है कि पिछले समय में सैकड़ों गोचर आए। अब गोचर होना यह तो प्लेनेट का एक नैसर्गिक स्वभाव है, क्योंकि प्लेनेट को गति में रहना है, मूवमेंट में रहना है। अब प्लेनेट की मूवमेंट होगी तो डेफिनेट बात है किसी ना किसी राशि में तो होगी। अब राशि में चलते चलते किसी राशि में कभी 2 प्लैनेट्स आ जाएंगे, कभी 5 प्लैनेट्स आ जाएंगे, कभी 6 प्लैनेट्स आ जाएंगे, कभी कोई प्लैनेट अकेला गोचर करेगा, ये तो चलता रहेगा। तो इसमें सेंसेशनलाइज करके और बहुत से वीडियोस आप देखोगे डराने का प्रयास साथ में ही शुरू हो जाता है कि इस गोचर का इस राशि पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। मगर अब आपका भी अनुभव है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, असलियत सच यही है कि जो प्रभाव होते हैं वो आपको तो महसूस ही नहीं होते, आपको तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि जीवन जैसे प्लैनेट्स मूवमेंट या मोशन उनका नैसर्गिक स्वभाव है, आपका जीवन भी एक नैसर्गिक स्वभाव यानी कि गतिमान है। आपका जीवन भी चल रहा है, साइमल्टेनियसली प्लैनेट्स भी चल रहे हैं, और इन दोनों मूवमेंट्स के साथ कुछ इवेंट्स, कुछ घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। मगर जो आजकल डराया या बताया जा रहा है कि गोचर से ही सब कुछ हो रहा है, अरे भाई, अगर गोचर से ही सब कुछ हो रहा है तो आपके कर्म कहां गए? जिन कर्मों की वजह से आपको यह जीवन मिला, आपके जीवन में प्लैनेट्स पर्टिकुलर राशि, पर्टिकुलर भाव में आए, आपके जीवन में जो कुछ भी डेस्टाइन्ड है, जो आपकी नियति है, यह आपके कर्मों द्वारा ही तो निर्धारित हुई। अगर सब कुछ गोचर ही कर रहा है तो कर्म कहां है? अगर कर्म की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग ही खत्म हो गया। अब आप समझिए, आजकल जो एस्ट्रोलॉजी करने का प्रयास किया जा रहा है या लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं राहु का माया जाल है। राहु जैसे मजे लेने वाला प्लेनेट है, सो वो एस्ट्रोलॉजर भी आपके साथ खेल ही खेल रहे हैं। आपको माया दिखाते हैं, माया का जाल बुनते हैं और उस माया के जाल में आपको फंसा देते हैं। कुछ लोगों के मन में डर डाल दिया जाता है कि जब तक ये गोचर रहेगा आपकी तो गति नहीं होने वाली, आपके तो जीवन में बिल्कुल बंद हो जाएगा आपका जीवन। मगर ऐसा दोस्तों होता ही नहीं है, क्योंकि जीवन चलता है परमात्मा के आदेश से, और जीवन की जो डायरेक्शन होती है या जो
गति की हम बात करते हैं कि किस गति से या किस स्वभाव से हमारे जीवन के इवेंट्स को हैपन होना है, वो कहीं ना कहीं परमात्मा की ब्लेसिंग तो उसमें होती ही है, मगर क्रिएटर तो उसके हम ही हैं, क्योंकि पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए थे उन कर्मों का प्रभाव से ही तो हम बने। अब जब कर्मों के प्रभाव से हम बने तो डेफिनेटली हमारे पर्टिकुलर भाव बन गए। भावों का मतलब क्या है? कुछ लोग इमोशनल बन गए, कुछ लोग एंग्री बन गए, कुछ लोग हैप्पी एटीट्यूड वाले बन गए, कुछ लोग मोक्ष के प्रति उनकी डिजायर आ गई। अब ये भाव हैं, और ये भाव कैसे बने? क्योंकि जो कर्म आपने पिछले जीवन में किए थे उससे आप बन के आए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही कर्मों से ही हो रहा है। प्लैनेट्स का कोई प्रभाव ही नहीं है, गोचर का कोई प्रभाव ही नहीं है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर प्रकाश डाला ही नहीं जाता, बात ही नहीं की जाती, और सब लोग जैसे हवा चलती है बस उस हवा में बह जाते हैं, या जैसे पानी की गति होती है बस पानी के बहाव के साथ लोग बहे जाते हैं। मगर क्योंकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, आपको तो याद भी नहीं होगा कि पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट गोचर आए थे, उससे पिछले साल उससे भी इंपॉर्टेंट गोचर आए थे, आपको तो याद भी नहीं है। आपको यह भी याद नहीं होगा कि 2 महीने पहले 4 महीने पहले क्या गोचर आया था, क्योंकि हम कर्म प्रेजेंट में करते हैं। जब कर्म कर रहे हैं तब क्या आप गोचर को देखकर कर्म करते हो? अपनी दशा को, अपने ग्रहों को देखकर कर्म करते हो? कर्म तो आप कर रहे हो। अब दर्शकों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आखिर में लेने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं आपको, क्योंकि दर्शकों के बहुत मेरे को कहा है कि सर आपका व्यू पॉइंट इस गोचर के ऊपर चाहिए हमें, सो वो अपना व्यू पॉइंट मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। जैसा मैंने कहा, देवगुरु जुपिटर और शनि महाराज ये मकर राशि में उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में इनका गोचर हुआ है, और गोचर ये कंजंक्शन में है, क्योंकि एक ही राशि में आ गए हैं, सो इनका आपस में अब बहुत नजदीक का संबंध बन गया, क्योंकि ये दोनों एक ही भाव में आ गए। अब आपको पहले इस चीज को समझना होगा कि जुपिटर क्या है और शनि क्या है। अब आप समझिए इस बात को, दोनों के एलिमेंट्स को आपको समझना पड़ेगा, दोनों के कैरेक्टर्स, उनकी क्वालिटीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि, ये वायु प्रकृति के प्लैनेट है। पेशेंस, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये इनका स्वभाव है। बाहर से देखने में बहुत कठोर है, नारियल की तरह, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि बहुत कंपैशन है, बहुत दया है इनमें। कर्मों के अधिपति हैं, कर्म करवाते भी हैं, कर्म का फल भी देते हैं। बहुत रियल और सच्चे प्लैनेट है। ऐसे नहीं है कि दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, देते कुछ हैं, ऐसा नहीं है। शनि के साथ जो कुछ भी मिलेगा आपको, वो रियल या रियलिटी में ही मिलेगा। आपने एक कर्म कर दिया, शनि महाराज ने उस कर्म को नोट कर लिया, तो आपका फल निश्चित हो गया। वो अलग बात है कि फल आपके हाथ में नहीं है, वो तो शनि महाराज के हाथ में है। वो आज दे दे उसका फल, उसका कल दे दे, या अगले जन्मों में दे दे, क्योंकि वो हमारे प्रभाव क्षेत्र की बात ही नहीं है। अब ये तो है शनि महाराज के काम करने का तरीका। अब बात कर ले जुपिटर क्या है। सब कहते हैं देवगुरु है। सूर्य जो राजा है, जो हमारी आत्मा है, ये उसके एडवाइजर हैं। 2 मंत्री हैं, 2 एडवाइजर हैं। एक वीनस है, जिसको हम शुक्राचार्य कह देते हैं, दूसरे जुपिटर हैं, देवगुरु। अब दोनों आचार्य भी हैं, दोनों नॉलेजेबल भी हैं। अब देवगुरु जुपिटर, क्यों इनको देवगुरु बोला गया? क्योंकि इनमें पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी है, यहां पर नेगेटिविटी का कोई स्कोप नहीं है। सो देवगुरु के काम करने का जो तरीका है, पहले तो आप उनका एलिमेंट समझ लीजिए। देवगुरु का एलिमेंट है दैट इज आकाश, ईथर।
और आप सबको समझना पड़ेगा कि नॉलेज जो है, नॉलेज हमेशा आकाश में यानी ईथर में ही होती है। अब देवगुरु के पास कौन सी नॉलेज है? उनके पास नॉलेज है क्रिएशन की। दुनिया कैसे बनी, हम कैसे बने, हमारे सेल्स कैसे बने, डेवलपमेंट कैसे होनी है, जनरेशन रीजनरेशन कैसे होनी है, ये सब देवगुरु का, क्योंकि डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया कैसे चलती है, बनती कैसे है और किन कानूनों के अंतर्गत चलती है, ये कॉन्स्टिट्यूटरी बात है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है वो देवगुरु जुपिटर के पास है। और देवगुरु जुपिटर हालांकि फायरी नेचर के हैं, क्योंकि अगर हम मतलब बात करेंगे नेचर की, नेचर उनकी फायरी है, मगर फायरी होने के बावजूद वो बहुत फॉरगिविंग है, सबको आसानी से माफ कर देते हैं, जहां जाते हैं पॉजिटिविटी फैलाते हैं। अब आप यहां पर देखिए, ये एनर्जीज है या एनर्जी के रिसोर्स हैं जो इस गोचर में हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि अगर कोई प्रभाव बनेगा, दो किस्म की एनर्जीज हैं, आप समझिए, एक ए एनर्जी है, एक बी एनर्जी है। जब दोनों एनर्जीज एक जगह पे आई, वो उस तरह का प्रभाव वहां पे बना देंगी। अब कैसे है, जैसे मैं आपको बताऊं, अब आप कमरे में बैठे हो, अब कमरे में बैठे हो, कमरे में काफी ठंडक है, ठीक है, तो ठंडक को दूर करने के लिए आप हीटर चला देते हो। अब ठंडक और हीटर, ये दो तरह के एनवायरनमेंट थे जो उस कमरे में थे। हीटर चलाने से एक एनवायरनमेंट के ऊपर दूसरे एनवायरनमेंट का प्रभाव आ गया, सो ओवरऑल एनवायरनमेंट गर्म होना शुरू हो गया। इसी तरह शनि और जुपिटर दोनों जब आते हैं तो इसी तरह के मिलजुल के इनका प्रभाव बनता है। हालांकि इनका जो आपसी संबंध है, आपसी संबंध इनका बहुत प्यारा है, क्योंकि यह आपको पता भी है इस बात का कि जहां पर जुपिटर है वहां कारक शनि है, जहां पे शनि है वहां कारक जुपिटर। दोनों का संबंध, धर्म कर्म युति, ये कहीं ना कहीं परमात्मा द्वारा निश्चित कर दी गई है। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि हम कोई भी कर्म करें वो नॉलेज ज्ञान के साथ करें, धर्म के साथ करें। धर्म का मतलब हिंदू या क्रिश्चियन या ये जो मुस्लिम, ये रिलीजन की बात नहीं हो रही। धर्म का मतलब है जो कोड ऑफ एथिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूटरी पॉइंट्स हैं, उनके हिसाब से सही काम किया जाए। जब हम परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा कोई कर्म करेंगे तो वो कर्म तो अच्छा ही होगा। जब कर्म अच्छा होगा तो उसका फल बुरा कैसे हो सकता है। सो जब भी धर्म कर्म युति बनेगी, और वो तो वैसे बनी ही हुई है, अगर आप पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर को देखोगे, क्योंकि इस युति के बिना काम चलता ही नहीं है। ठीक है, ये चलेगा, कभी थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, कभी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी बन जाती है, फिर उसको बैलेंस कर दिया जाता है। सो यहां पर अब ये दोनों एनर्जीज मैंने आपको समझाई कि ये कैसे काम कर रही, बहुत प्यारा सा संबंध है। और ये धर्म कर्म युति अब ये आई है आषाढ़ नक्षत्र में, और आषाढ़ नक्षत्र किस राशि का है? वो है मकर राशि, यानी कि कैप्रिकॉर्न का। अब कैप्रिकॉर्न इटसेल्फ किसका है? शनि के आधिपत्य में है। सो यहां पर आपको ओवरऑल शनि का आधिपत्य दिखेगा। और ये जो राशि और भाव की बात है, तो यहां पर ये आपके कार्य क्षेत्र की बात होती है, क्योंकि मकर राशि आपका कार्य क्षेत्र है। सो इन दोनों प्लैनेट्स का इकट्ठा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। अब कार्य क्षेत्र में अब आप समझ सकते हो कि एक धर्म कर्म युति बन गई। मगर दर्शकों, कोई भी प्लैनेट्स के प्रभाव को सिर्फ और सिर्फ राशि चार्ट से आप देख सकते हो, मगर वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि लोगों को अभी जो अंदर की बात राशि चार्ट में होती है वो समझने में कठिनाई होती है। सो यहां पर मैं आपको चाहूंगा कि आप इसके साथ जो नवमांश है, यानी कि उस प्लेनेट के नवमांश, नवमांश का मतलब होता है नवम अंश, नवम अंश का मतलब होता है जुपिटेरियन ऑस्पेक्ट,
यानी कि उस प्लेनेट के अंदर जुपिटेरियन एस्पेक्ट क्या है वो भी आप समझने का प्रयास किया करो। जब आप इस गोचर के नवमांश को आप देखोगे तो आपको बड़ी सरप्राइजिंग चीज वहां पर मिलेगी। अब वो नवमांश में दोनों प्लैनेट्स कहां पहुंच गए? वो पहुंच गए हैं एक्वेरियस राशि में, कुंभ राशि में। अब आप देखिए, कुंभ राशि में पहुंचने का मतलब यह हुआ वहां भी अधिपत्य दोबारा से फिर शनि का ही है, मगर वहां पे जो प्रभाव की बात आती है, प्रभाव वहां पे कौन सा आ गया? वो प्रभाव आ गया कि हम इच्छा पूर्ति के लिए या कर्मफल हम वहां से देख सकते हैं। और वहां पे अब आप देखिए, कुंभ राशि में राहु आपके साथ अपने आप, जिसको हम कहते हैं कि बिल्ट इन सॉफ्टवेयर में एक एनर्जी अपने आप एडअप हो जाती है, वो अपने आप एडअप हो गई। अब आप देखिए, जैसा मैंने कहा था कि वो राहु का माया का खेल है, वैसे भी हम दुनिया में माया के खेल को समझने तो आते हैं। दुनिया को चलाने वाली अगर एनर्जी की बात करेंगे, चलाने वाली एनर्जी तो राहु ही है, क्योंकि अकेली एनर्जी है जो हमारे फ्यूचर की तरफ हमें लेकर जाती है। जीना हमें प्रेजेंट में है और हमारे पास जो एनर्जी का रिसोर्स अवेलेबल है वो हमारे केतु से आ रहा है, यानी कि हमारे पास से आ रहा है। यहां पर राहु के लिए तो हमें कार्यरत होना ही पड़ेगा। और राहु शुरू में तो आपको माया का खेल ही दिखाने वाला है, मगर यहां पर जब शनि की बात आती है, क्योंकि शनि का संबंध राहु के साथ ऐसा है बहुत प्यारा, क्योंकि शनि जो है, राहु जो है वो है ही शनिवत, शनि जैसे ही है, क्योंकि राहु के गर्भ में कुंभ है, अमृत है, तो अमृत तक ले जाने की संभावना भी तो राहु में ही है। यहां पर जो मकर राशि में कार्य क्षेत्र निर्मित हो रहा है, इसका जो फ्यूचर कह लीजिए या जो इसकी डायरेक्शन कह लीजिए, वो एक्वेरियस की तरफ है। ये इसका जुपिटेरियन एस्पेक्ट है। शनि इंपॉर्टेंट है, मगर यहां पर शनि प्रभाव भी दिखाएंगे। ये गोचर इंपॉर्टेंट तो हो गया। यहां पर अब करना क्या है आपको? गोचर तो है, गोचर इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट गोचर है क्योंकि यहां पर अगर आपने धर्म कर्म यानी कि अपने कर्मों में उस नॉलेज को, उस ज्ञान को ना लिया, गलत कार्य करने लग गए इस पीरियड में, जब तक ये गोचर है, तो आपको पनिशमेंट भी उसके बिल्ट इन ही है, क्योंकि शनि महाराज गलत कर्मों को भी बर्दाश्त नहीं करते, वो पनिश करेंगे ही। और दूसरी तरफ अगर आपने उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके अच्छा कर्म, डिसिप्लिन कर्म, पेशेंस के साथ कर्म किया, तो अच्छा फल अपने आप निश्चित हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। और ये क्योंकि यहां पर कुंभ आने से, जो नवमांश है क्योंकि कुंभ राशि का है, नवमांश में कुंभ आने से क्या हुआ? ये फ्यूचरिस्टिक एक्शन अमृत की तरफ चला गया। अब यहां पर दो तरह के कार्यक्षेत्र बन गए। एक तो कार्यक्षेत्र बन गया जिसमें राहु का मायाजाल होगा, और दूसरा कार्यक्षेत्र बन गया कि उस राहु के मायाजाल को भेद कर राहु को साथ लेकर ही अमृत के कुंभ की तरफ चला जाए। अब ये दो कार्यक्षेत्र आपके लिए ये गोचर दे रहा है। अब आप इसको प्रेजेंट चेतना के लेवल पर समझिए। अब हो क्या रहा है आप सबको मालूम है, कोरोना का काल है। कोरोना के काल में ये तो 100% मायाजाल ही तो है, और इस मायाजाल में जो लोग उस क्रिएशन के ज्ञान को, आपको क्या करना है, कोरोना से कैसे बचना है, कोरोना को साथ लेकर कर्म भी करने, अगर हम उस चेतना को, उस नॉलेज को साथ लेकर चलेंगे तो रिजल्ट अमृत का है। अदरवाइज माया का जाल तो बना हुआ है, क्योंकि जो जनरलाइज चेतना है उसमें माया है। उस माया के जाल में अगर आप फंस गए तो आप
वो ही मिस्टेक्स करते रहोगे जो पिछले जन्मों में आप करते रहे हो। अब दर्शकों, यहां पर ये जो बात मैंने कही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो गलतियां हम पिछले जन्मों में करते हैं वो ही गलतियां हम अब भी करेंगे। अब ये क्यों हो रहा है? ये होने के पीछे मैं आपको चेतना के लेवल को समझाना चाहता हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि प्लैनेट्स अगर काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, प्लैनेट्स का प्रभाव आपके ऊपर कैसे आता है। आपकी जो चेतना है, चेतना आपकी दो एक्सट्रीम्स की तरफ चलती है। एक है बौद्धिक एक्सट्रीम, जिसमें हमारी, आप मतलब थॉट प्रोसेस कह सकते हो, हमारी चेतना का जो एक एक्सट्रीम है वो हमारा थॉट प्रोसेस है, और दूसरी एक्सट्रीम है हमारी पांचों इंद्रियां। जब हम, अब आप अपनी लाइफ में देखिए, समझने का प्रयास करिए, जब तक हम थॉट प्रोसेस में, विचारों में होते हैं, इंद्रियां डाउन चली जाती हैं, और जैसे ही हम थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा बाहर आते हैं, सबसे पहले हमें इंद्रियों का आभास होना शुरू होता है। अब आप यहां पर सोचिए, अब ये जो थॉट प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं वो माया जाल ही तो है। अब रियलिटी की बात क्या होती है कि रियलिटी में आपके शरीर में इंद्रियां हैं, आपकी 5 सेंसेस हैं, और पांचों सेंसेस 5 महाभूतों से रिलेट करती है। कहा गया परमात्मा द्वारा कि आपको ये 5 सेंसेस दी, इन 5 सेंसेस को यूज करके मन द्वारा निर्देशित होकर आपको कर्म करने हैं। अब जुपिटर या वीनस दोनों जो आचार्य हैं ये आपको उन 5 इंद्रियों में ही मिल जाएंगे। मगर अब होता क्या है, आप देखिए, हम अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा विचारों में, थॉट प्रोसेस में ही निकाल लेते हैं, घूमते रहते हैं उसी एक ही चीज की तरफ, और जितनी देर तक हम थॉट प्रोसेस में हैं हमारी इंद्रियां डाउन चली जाती हैं, हमें इंद्रियों का पता ही नहीं लगता। यानी आप सोच सकते हो या समझ सकते हो अभी यहां से कि जब तक हम थॉट प्रोसेस में होते हैं हम अपनी सेंसेस में नहीं होते, अपने मूलभूत नैसर्गिक स्वभाव में नहीं होते। तो जो कर्म हम मूलभूत स्वभाव में नहीं करते तो दैट मीन्स हम सोए हुए कर रहे हैं, या उस राहु के द्वारा दिए गए माया जाल से जो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर बन गया है हम उसी में घूमते जा रहे हैं। और जब हम इस तरह की अवस्था के साथ कर्म करेंगे तो आपके कर्मों का फल वैसा होना निश्चित है, क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर कर्मास। कर्म तो हम ही करने वाले हैं, और हमारे कर्म अगर हम सोए सोए कर रहे हैं या उस थॉट प्रोसेस के माया जाल या उसके इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं तो हमारा अवेयरनेस लेवल तो है ही नहीं। और जब तक हम अवेयरनेस के साथ कार्य नहीं करेंगे तब तक कुंभ कैसे मिलेगा। अब देखिए, वो ही बात है जहां से हमने बात को शुरू किया था। अब ये है तो माया जाल। अब वो माया जाल चाहे हम गोचर द्वारा समझ लें, चाहे हम उन प्लैनेट्स द्वारा समझ लें, यहां पर इस माया जाल के भेदन का तरीका भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और वो तरीका है, माया जाल को समझने के लिए आपको अपनी इंद्रियों की तरफ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस आपका अनरियल हो सकता है, फेक हो सकता है, झूठा हो सकता है, फुल ऑफ मिस्टेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर इंद्रियां तो आपकी सही है, रियल है। आप जो देखोगे वो रियल है, आप जो सुनोगे वो रियल है, जो आप बोलते हो वो रियल है, जो आप सूंघते हो वो रियल है, जो आपको स्पर्श मालूम होता है वो भी रियल है। जब हम रियलिटी की तरफ आएंगे और रियलिटी को साथ लेकर, यानी कि अपने शरीर को अवेयरनेस के साथ हम कर्म करेंगे तो कर्म अपने आप अच्छा हो गया। और उन्हीं 5 सेंसेस में, जैसे मैंने कहा, वो नॉलेज का पार्ट अपने आप आ गया। लाइफ की नॉलेज वीनस द्वारा आपको मिल जाएगी,
और जो बिल्ट इन क्रिएशन की नॉलेज है वो आपको जुपिटर के द्वारा मिल जाएगी। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता थोड़ी है। अब आप उस बात को समझिए, क्योंकि हर सेल में जुपिटर की नॉलेज है। सेल को पता है कैसे चलना है, आपके शरीर को पता है सांस कैसे लेना है, आपके शरीर को पता है देखना कैसे कार्य करने आपके शरीर को पता है। इसके लिए आपको कोई किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी की डिग्री नहीं लेनी होती। अब जब तक हम सोए सोए कर्म कर रहे हैं, उस माया जाल के अंदर कर्म कर रहे हैं, तो कर्म कैसे अच्छे होंगे? जब कर्म ही अच्छे नहीं तो रिजल्ट कैसे अच्छा? सबसे पहले, अब ये गोचर की ही बात है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको गोचर से ही दे रहा हूं। धर्म कर्म युति, जैसे मैंने कहा कि ज्ञान के साथ आपको कर्म करना है। जब ज्ञान के साथ आपको कर्म करना है तो यहां पर, क्योंकि ये जो गोचर है ये एक्वेरियस की तरफ जा रहा है, और जब एक्वेरियस की तरफ इसका गोचर का फोकस है, डायरेक्शन एक्वेरियस की तरफ है, तो एक्वेरियस कुंभ तो आपको बिना साधना से मिलना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रभाव ही शनि 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 ही हुआ है। हर तरफ शनि का ही मेन प्रभाव, और शनि साधना देने वाला प्लेनेट है। ये इस गोचर में आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है। जो लोग वीडियोस में रेमेडीज खोजते हैं उनके लिए इस टाइम में अगर वो मेडिटेट करेंगे, मेडिटेट करने से होगा क्या, अब ये भी बात मैं आपको समझा देता हूं। मेडिटेशन में हम करते क्या है? जैसा मैंने कहा, हमारी चेतना दो भागों में होती है, या तो हम विचारों में होते हैं या हम इंद्रियों में होते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने विचारों को शांत करते हैं, उसके बाद हम इंद्रियों को तरफ देखना शुरू करते हैं, अंदर की तरफ। हम बाहर नहीं देखते, हम अंदर की तरफ देखना शुरू करते हैं, और जैसे ही इंद्रियों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है तो ये डायरेक्शन हमें कहां लेकर जाती है? ये मन के पास लेकर जाती है। हम वापसी मन के पास करते हैं, और मन के पास वापस आना, ये ही हमारी बैलेंसिंग है, ये ही हमारी सेंटरिंग है। और मन में प्रकाश आपको किसका मिलेगा? आत्मा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब आप देखिए, ये जो प्रकाश है ये टाइम है आपको साधना करने का, और साधना में आपको वो बैलेंसिंग, वो सेंटरिंग, वो अपने आप मिल जाएगी। और जो लोग इस टाइम, अब साधना आप पब्लिक प्लेस में जाके तो करोगे नहीं, साधना करने के लिए आपको अकेलापन चाहिए। अब यहां पर, अब आप देखिए, यहां पर जुपिटर अपने आप बीच में आ जाएगा, आपको अकेले होना है, और यही तो कोरोना काल में आपको चाहिए। जो आइसोलेशन की बात हो रही है वो तो बिल्ट इन हो गई, और उसके बाद आपको करना क्या है? आपको सेंटरिंग लेनी है, आपको अपने मिडल में आना है। मतलब अपनी वैचारिक चेतना को पहले हम इंद्रियों की तरफ लेकर आएंगे, और इंद्रियों का भी जो डायरेक्शन है बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। और जैसे ही हम ये प्रयास शुरू करेंगे, हमारी सेंटरिंग, हमारी मिडलिंग शुरू हो जाएगी, और ये ही साधना है, ये ही मेडिटेशन है। और ये जो गोचर है इस समय, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोबारा चीजें जल्दी से नहीं मिलती। हो सकता है कैसी संभावना आगे काफी सालों में ना मिले। अब आप देखिए, ये अपॉर्चुनिटी, मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि है क्या, गोचर आया है, ऊपर से कोरोना काल चल रहा है, आपके पास टाइम भी है, और आपको जो एनवायरनमेंट मिला है वो एनवायरनमेंट भी आपके लिए कंड्यूसिव है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है। इस फेवरेबल एनवायरनमेंट में अगर आप साधना करेंगे तो आप उस कुंभ की तरफ जा सकते हैं जिसके लिए हमारे जीवन को देने का, परमात्मा का जो एक तरीका था कि हमें जीवन क्यों दिया जाता है, जो पर्पस ऑफ लाइफ था, वो अचीव हो जाएगा। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये इस जनरेशन को तो मिल ही रही है। अब बाकी है हम सब के ऊपर कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं। आप इस पीरियड को सो के निकालना चाहो, सो के निकल जाएगा।
आप घर में फिल्में देखकर, नेटफ्लिक्स देखकर, अमेजन देखकर निकालना चाहते हो, वहां निकल जाएगा। आप पॉलिटिशियंस की गेम के में उस राहु के माया जाल में फंसना चाहते हो, उसमें भी ये पीरियड निकल जाएगा। क्योंकि जनरल चेतना जो है, जनरलाइज चेतना जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंट है जो गोचर ने हमें दे दिया, जो गोचर ने हमें बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये आपके ऊपर थोप दिया गया, अब आपकी फ्री विल है। आप उस फ्री विल में इस अपॉर्चुनिटी को समझ के साधना में लेकर जाते हो, या वो ही मिस्टेक्स बार बार करके गोल 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 घूमते जाओगे, वही मिस्टेक जो पिछले जन्मों में करी फिर कर लोगे। निकल जाना है, लाइफ तो पूरी सबकी हो जानी है। यहां पर आपको चेतने के लिए, चेतने का मतलब क्या है? चेतना के पास आने का, चेतना को समझने का, ये आपको अपॉर्चुनिटी है। दर्शकों, निवेदन है कि इस अपॉर्चुनिटी का यूज करिए, और ये ही हमारा गोचर हमें समझा रहा है। बाकी ऐसी ही वीडियोस जिसमें आपको ज्ञान भी मिले, जिसमें आपको राहु के माया जाल से निकलने का रास्ता भी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे से सीरीज भी हम ऐसे ही करेंगे जिसमें टॉपिक एस्ट्रोलॉजी का लिया करेंगे, और एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक के माध्यम से ही हम कुछ लाइफ की रियलिटी और जो सच्चाई जिसको हम ट्रुथ की बात करते हैं, उसके ऊपर भी प्रकाश डालने का प्रयास करते रहेंगे। दर्शकों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। और एक निवेदन जो हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूं, दर्शकों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है, ज्ञान का चैनल है, रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। इस रियल ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को घर घर तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज और उसका प्रकाश घर घर तक पहुंचे। और जो दर्शक मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, या रिसर्च के टॉपिक्स पर हमारे साथ मिलकर एक टीम बनाकर काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881164480। उसके माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। दर्शकों, अगले वीडियो तक आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आशा करते हैं कि ये जो साल का एंड है आपके लिए अच्छी नई संभावनाएं लेकर आए, अच्छी खुशखबरियां आपको मिलें। दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद।